दिल्ली की राउज आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग में पानी भरने से 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद उन परिवारों की उम्मीदें भी टूट गई हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली भेजकर आईएएस बनने का सपना देखा था। अंडरग्राउंड कोचिंग मेन मेड बाढ़ और घोर लापरवाही सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। गम और गुस्से से लबरेज स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की भी यहां पर मांग उठ रही है। दोषियों पर एक्शन लिए जाने का दबाव भी बनाया जा रहा है। जांच में कई खामियां निकलकर सामने आई हैं। चलिए बताते हैं कि आखिर इस घटना को लेकर क्या 7 बड़े सवाल खड़े होते हैं। घटना के वक्त बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे और वहीं फंस गए। इन स्टूडेंट्स को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। कोचिंग संचालक ने बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर शामिल है। जिन स्टूडेंट्स की जान गई है उनमें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के नवीन डलविन का नाम शामिल है। एफआईआर के मुताबिक कोचिंग सेंटर के मालिक स्वीकार कर चुके हैं कि बेसमेंट में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस ने घटना के कारण की जांच के लिए कई टीमें गठित की हैं। अब तक की जांच में घटना के 2 मुख्य कारण सामने आए हैं। पहला, मानसून की शुरुआत से पहले सड़क किनारे नालियों की साफ सफाई नहीं हो सकी और दूसरा, बेसमेंट जहां पर लाइब्रेरी थी वहां पर पानी निकलने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। अब हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। ये पूरा मामला ओल्ड राजेंद्र नगर का है। शनिवार शाम करीब 7 बजे भारी बारिश हुई और मुख्य सड़क पर पानी भर गया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि यहाँ पर आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में लाइब्रेरी है और वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। कोचिंग सेंटर में पानी जाने से रोकने के लिए गेट बंद किया गया था। इस बीच कुछ वाहनों के स्पीड से गुजरने के कारण प्रेशर बढ़ा तो पानी कांच का गेट तोड़कर सीढ़ियों से बेसमेंट में जाने लगा और वहीं 2 मिनट के अंदर ही 10 से 12 फीट तक पानी अंदर समा गया। लाइब्रेरी में बैठे 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर फंस गए। अब दूसरा सवाल यह है कि आखिर बाहर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्यों नहीं निकल पाए। उस समय पर जो शुरू का समय था उनके पास, जब वो वहां से बाहर निकल सकते थे, पर वो नहीं निकल पाए। आखिर क्या कारण था? बेसमेंट के दरवाजे में ही कुछ दिन पहले ही बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था। स्टूडेंट्स की एंट्री बायोमेट्रिक तरीके से होती है। पंच करने से ही गेट खुलता है। संभवतः पानी भरने और बिजली सप्लाई न होने से बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया। ऐसे में अंदर फंसे स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकल सके। शॉर्ट सर्किट या फिर बिजली बंद होने से ये सिस्टम काम नहीं करता है। प्रत्यक्षदर्शी स्टूडेंट्स बताते हैं कि बहाव बेहद तेज था। बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। कई स्टूडेंट्स को रस्सियों की मदद से यहाँ पर बाहर निकाला गया। अब तीसरा सवाल यह है कि क्या पहली बार यहाँ पर पानी भरा था, यानी कि बेसमेंट, यहाँ पर कोचिंग सेंटर काफी पुराना है, बेसमेंट भी काफी पहले से था, क्या ये स्थिति पहली बार हुई? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहली बार नहीं है। हफ्ते भर पहले भी बारिश के बाद ही इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। उस समय छात्रों को ऊपर ही रोक दिया गया था, यानी कि किसी स्टूडेंट को नीचे नहीं जाने दिया गया था। और वहीं साथ ही छात्र ये बताते हैं कि बेसमेंट में पानी की वजह से कई बार तो क्लास तक कैंसिल हो चुकी हैं। वहीं एमसीडी के एक अधिकारी ने यह कहा कि सुरक्षा उपाय सुनिश्चित नहीं किए गए हैं। संस्थान के मालिक की घोर लापरवाही पाई गई है। बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध रूप से चल रही थी और इसमें सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था और ये बायोमेट्रिक था। बाढ़ के कारण सिस्टम बंद हो गया था। अगर एग्जिट फ्री होता तो छात्र भाग सकते थे। उन्होंने कहा कि बारिश होने से अतिरिक्त पानी जमा हो गया था। सड़क किनारे नालियों को अतिक्रमणकारियों ने ढक दिया, जिससे कि बाढ़ का सैलाब सड़कों पर आ गया। वही चौथा सवाल यह है कि स्टूडेंट्स किससे जिम्मेदार बता रहे हैं। जी हाँ, घटना के बाद स्टूडेंट्स में नाराजगी है। वे कोचिंग सेंटर्स, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और सड़क पर उतर आए हैं। रविवार को स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन किया और करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर पूसा रोड जाम कर दिया। बाद में छात्र सतपाल भाटिया मार्ग पर बैठ गए। स्टूडेंट्स का ये कहना था कि बेसमेंट में अवैध तरीके से लाइब्रेरी संचालित की जा रही है, वहां पर सुरक्षा तक के कोई उपाय नहीं है और सबसे पहले बेसमेंट में चलने वाली सभी लाइब्रेरी बंद होनी चाहिए। रविवार को दिन भर ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका छावनी बना रहा और लगभग सभी कोचिंग सेंटर्स बंद रहे। एमसीडी के अनुसार कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को 2021 में सिविक बॉडी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट में यह साफ लिखा है कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब है कि लाइब्रेरी बेसमेंट में अवैध रूप से चल रही थी। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि शनिवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई बारिश के कारण इलाकों की नालियां गाद से भर गई और ओवरफ्लो हो गई, जिससे कि बाढ़ जैसी स्थिति बनी। अब पांचवा सवाल यहाँ पर
खबर है कि आखिर कौन कौन गिरफ्तार हुआ। हादसे में दोनों आरोपियों यानी कि कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर यानी कि देशपाल सिंह को राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम को देखभाल करने वाले नगर निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 यानी कि गैर इरादतन हत्या, 106(1) जो कोई भी बिना सोचे समझे या फिर लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो कि गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, 115 यानी कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा और 290 यानी कि बिल्डिंगों को गिराने, मरम्मत करने या फिर निर्माण करने के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब छठवां सवाल यह है कि आखिर क्यों मैन मेड बाढ़ और कागजी सिस्टम यहां पर देखने को मिला। इस त्रासदी को मानव जनित बाढ़ कहा जा रहा है। इस घटना की जड़ में घोर लापरवाही और बेलगाम भ्रष्टाचार भी समाया हुआ है। यही वजह है कि पूरे इलाके में अवैध तरीके से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर्स का खुलेआम संचालन किया जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि जब बेसमेंट में स्टोर या फिर पार्किंग की अनुमति थी तो वहां पर लाइब्रेरी कैसे संचालित की जा रही थी। स्पष्ट है कि कोचिंग संचालकों और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हो रहा होगा। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस इलाके में बारिश की वजह से हर समय जल भराव भरा रहता था, लेकिन किसी का ध्यान यहाँ पर नहीं जाता था। जांच के नाम पर लीपा पोती होया करती थी। वहीं पिछले साल उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्थिति एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद एमसीडी ने ऐसे कोचिंग सेंटरों का सर्वे किया। उस समय कई छात्रों को आग से बचने के लिए बिल्डिंग से कूदने पर मजबूर होना पड़ा था। यानी कि ये स्थिति पहली बार नहीं हुई है जब कोचिंग सेंटर्स में इस तरीके की लापरवाही देखने को मिली हो। अब यहाँ पर आखिरी और सातवां सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब यहाँ पर एमसीडी क्या कर रहा है। हालांकि घटना के बाद दिल्ली नगर निगम एक्शन में आया तो है और अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्यवाही भी शुरू कर दी है। रविवार देर रात तक ऐसे करीब 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया। एमसीडी ने यह भी कहा है कि जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों और अधिकारियों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है जो कि सब कुछ जानते हुए भी इस संस्थान को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की सुविधा प्रदान किए हुए थे। रविवार को जिन कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है उनमें EAS, गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूटस एकेडमी, साई ट्रेंडिंग, IAS, सेतु, टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिबल्स डेली IAS, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस IAS और इजी फॉर IAS शामिल है। ये कोचिंग सेंटर्स नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में संचालित पाए गए और उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया और नोटिस चिपका दिए गए हैं। राव IAS स्टडी सर्किल को पुलिस ने शनिवार को ही सील कर दिया था। दिल्ली पुलिस अब एमसीडी के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। वहीं पुलिस इस इलाके में जिस अधिकारी की ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने की जिम्मेदारी थी उससे पूछताछ करेगी। इस संबंध में एमसीडी को भी नोटिस जारी किया जाएगा और जानकारी मांगी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम देखने वालों को भी यहां पर आरोपी बनाया है। इसका मतलब यह है कि कोचिंग सेंटर्स कई जगह पर लापरवाही से चलाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों की जान को जोखिम में डाला जाता है। हालांकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ अपना घर परिवार छोड़कर पढ़ाई करने के लिए इतनी दूर जाते हैं। माँ बाप भी यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़े अफसर बनकर ही घर वापस आएंगे। इन सभी के सपनों पर इस तरीके से एमसीडी या फिर यूं कहें कि नगर निगम द्वारा पानी फेर दिया गया या फिर सरकार ने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और कोचिंग सेंटर के मालिक जिसने लापरवाही बरती, इस तरीके से 3 मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और IAS बनने का सपना ही रह गया। यानी कि सपने के साथ साथ उस पानी में उनकी जिंदगी भी बह गई। आखिर उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। तो दोस्तों, इस विषय में आपके क्या कुछ सवाल हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।